नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। यार आज हम लोग सेट नंबर 16 करने वाले हैं और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम तो पता ही है, मैथ्स बाय डीके शर्मा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, यहाँ पे आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए सवाल पे। देखिए कहा त्रिभुज ए बी सी में एक ट्रायंगल है यार, ए बी सी, ए बी और सी का एंगल बी ए सी 75 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल आपको दिया है 75 डिग्री का, ए बी सी 45 है का भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ये जो भुजा बीसी है का इसको डी बिंदु तक बढ़ाया गया है और एंगल ए सी डी ये वाला जो एंगल है ये दिया है x डिग्री। तो कहा 60 डिग्री का x/3% क्या होगा। यार आप बताएं, ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बनेगा, ये बाह्य कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। एक भुजा को आगे बढ़ाने के बाद जो ये बाह्य कोण बना, ये बाह्य कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी x का वैल्यू 75 प्लस 45 कितना होगा 120 डिग्री। x का वैल्यू पता कर गए तो कहा 60 डिग्री का यानी गुना x/3%, x है 120/3%, हटाइएगा तो बट्टा में कितना 100। अब 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 15 चौक 60, 6 चौक 24। ऑप्शन डी आसान सही सवाल था। देखिए कहा दो नलियां है P और Q, P 12 मिनट में और Q 15 मिनट में टंकी को भरेगा। P जो है ये 12 मिनट में और Q 15 मिनट में। यार 12-15 का एलसीएम 60, 12 पचे 60, 15 चौक 60। P 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा और Q 1 मिनट में 4 यूनिट का। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ये आपसे सवाल में बोला। कहा दोनों नलों को 3 मिनट तक साथ में चलाएं और उसके बाद पहला नल यानी P को बंद कर दिए। तो यार 3 मिनट तक तो दोनों साथ में चला होगा ना यार। कहा पहला नल जो है 1 मिनट में 5 यूनिट, दूसरा नल 1 मिनट में 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कई यूनिट, 9 यूनिट भरेगा। 1 मिनट में 9 यूनिट तो 3 मिनट में कई यूनिट भर दिया, 27 यूनिट भर दिया। टोटल भरना है 60 यूनिट, 27 यूनिट भर दिया तो रिमेनिंग बचा है भरने के लिए कितना, तो 60 में से 27 गया, 33 यूनिट भरने के लिए शेष बचा। अब आप बताएं ये जो शेष बचा है ये शेष 33 यूनिट कौन भरेगा। P को बंद कर दिए तो बचे हुए भाग को Q भरेगा और Q 4 यूनिट 1 मिनट में, 4 यूनिट 1 मिनट में, तो 33 यूनिट क्या मिनट में, 4 से भाग दीजिए, 4 × 8 = 32 यानी 8.1/4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा पुस्तक 20%, 20% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची गई तो निबल छूट प्रतिशत क्या है। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि 2 लगातार छूट के समतुल्य, 2 लगातार, जैसे मान लीजिए कि पहला छूट है x% का, दूसरा छूट है y% का। x% एवं y% का 2 लगातार छूट अगर मिलता है तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा, तो x + y - x × y/100। ये चीज आप लोगों को पता है। तो यार देखें यहाँ 2 ठो वाला है तब तो ऐसे निकाल ही लेंगे, पर 3 ठो है तो आप पहले इन दोनों का निकालिए। तो 20 + 20 - 20 × 20/100, 2 0 से 2 0, 20 20 40 - 2 दूना 4, 40 में से 4 गया कितना 36%। अब जो आया इसका तीसरे के साथ निकाल दीजिए, तो 36 + 10 - 36 × 10/100, 1 0 से 1 0, 36 और 10 46 - 3.6, 46 में से 3.6 जाएगा कितना 42.4। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिया है यार x = 1/a, x = 1/a, सॉरी a + 1/a है
और y बराबर है a माइनस 1/a। सवाल बोला बताना है रूट अंडर, पूरा के रूट है मेरे भाई, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू निकालना। अगर इस चीज को रूट के अंदर जो कंप्लीट व्यंजक लिखा है, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है क्या? यस, x स्क्वायर। अरे भाई मेरे x के पावर 4 क्या होता है, ये चीज तो पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना यार। अब इसी के पावर में अगर 2 कर दिए, यानी a के पावर 4 b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना तो बेसिक आप लोगों को पता है ही। अब आप देखें यार, यहाँ स्क्वायर से क्या ये रूट कैंसिल हो जाएगा? यस। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, x प्लस y इंटू एक्स माइनस y। अब देखें यार, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे ना यार, चूंकि हमको x प्लस y और x माइनस y चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a। और अगर x माइनस y निकालिएगा, x माइनस y कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/a प्लस 1/a, 1/a प्लस 1/a कितना 2/a। क्लियर बात? तो x प्लस y का वैल्यू है 2a, x माइनस y का वैल्यू है 2/a। a से कैंसिल 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चले देखिए यार, कहा दो रेखाएं 5x प्लस 7y बराबर 35, 4x प्लस 3y बराबर 12, तो एक अक्ष से बने त्रिभुज का एरिया निकालना है आपको। तो देखें यार, दो लाइन का इसने इक्वेशन दिया है, दो लाइन का इक्वेशन दिया है, का इन दोनों लाइनों के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो थोड़ा सा एक बेसिक हम बता देते हैं। जैसे देखें यार, ये क्वाड्रेंट है, ओके ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो लाइन का इक्वेशन दिया का इन दोनों लाइनों के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बने ट्रायंगल का एरिया। तो जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइनों के साथ एक्स एक्सिस के साथ बने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मेरे भाई एक चीज, जैसे ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है मान लीजिए, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है ये पी पॉइंट है, ओके ना। अब यार आप बताएं, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो है इसको मान लेते हैं x2, ओके ना, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x1। क्लियर है बात? और आप बताएं, अगर ट्रायंगल का हाइट पूछे तो शीर्ष बिंदु से इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ये लंब है, ये इसका लंब है, और लंब क्या होगा, ये बाई एक्सिस होगा ना यार, ये क्या होगा, बाई एक्सिस होगा, तो ये वाला बाई हो जाएगा, ओके ना। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यार हाफ बेस कितना है मेरे भाई, बेस आप बोले ये वाला कितना, ये वाला वैल्यू, ये ए बी कितना होगा, तो ए बी अगर आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक है, ये टोटल x2 है, टोटल कितना x2, तो x2 में से अगर ये वाला x1 घटा दीजिएगा तो क्या ये ए बी का लेंथ नहीं आ जाएगा, तो बेस हो जाएगा कितना x2 माइनस x1। इसको मोड लगा देते हैं ताकि अगर वैल्यू निगेटिव भी आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मोड लगा लेते हैं इसको। इनटू हाइट, हाइट क्या है इस ट्रायंगल का, हाइट है बाई, कितना बाई। क्लियर है बात? तो यार देखें, ये तो फिगर बन गया, पर इस चीज को फिगर को माइंड में नहीं रखना, आपको सिंपल ध्यान में रखना क्या है, फिगर ऐसे ही बनेगा, बेसिक चीज पता हो गया, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। देखिए करना कुछ नहीं है, जब एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा तो आपको पता है हाइट क्या होगा, बाई एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब, एक्स एक्सिस पर अगर लंब डालिएगा तो ये बाई एक्सिस होगा ना। जब भी आपसे पूछे सवाल कि एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब निकालिए, एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब कहने का मतलब वाई का वैल्यू पूछ रहा है, और अगर बोले कि बाई एक्सिस पर डाला गया लंब बताइए तो बाई एक्सिस पर डाला गया लंब कहने का मतलब आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है।
क्लियर है बात। तो कहा एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाना है तो आपको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन देगा उसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालिएगा, यही तो हाइट होगा ना यार, तो इसीलिए y का वैल्यू निकाल लेना है। और y बराबर 0 लेकर, क्यों 0 लीजिएगा, चूंकि y बराबर 0 क्यों, क्योंकि यार x एक्सिस पर जो है y का वैल्यू क्या होता है 0, x एक्सिस पर y का मान कितना 0, तो y बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकालिएगा, फर्स्ट इक्वेशन से x का जो मान आएगा उसको x1 बोलेंगे और सेकेंड इक्वेशन से जो x का वैल्यू आएगा उसको हम लोग x2 बोलेंगे। इतना बात आप लोगों को बस ध्यान में रखना है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा होता है, अगर एक लाइन का इक्वेशन देता ट्रायंगल का एरिया बोलता तो वो काफी आसान है, पर अगर 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया है और आपसे सवाल बोला है कि x अक्ष के साथ बने त्रिभुज का एरिया कितना होगा, y अक्ष के साथ भी बने ट्रायंगल का एरिया पूछ दे सकता है, जैसे ये मान लीजिए क्वाड्रेंट है, क्लियर है। 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा और दोनों लाइनों द्वारा y एक्सिस के साथ बने ट्रायंगल का एरिया, तो y एक्सिस के साथ सपोज ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइनों का आपको इक्वेशन देगा, एक लाइन है A1 या फिर रहने दीजिए उतना नहीं, ये 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इन दोनों लाइनों द्वारा y एक्सिस के साथ बने ट्रायंगल का एरिया। तो आप बताएं यार, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालिएगा, ये लंब हो गया, तो ये x है ना यार, ये क्या है x है, लंब है x, ये वाला x है लंब, क्लियर है बा। अब ये पूरा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ये सब ऐसी तैसी हो गया है, कोई नहीं, ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है और ये वाला डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस y1 है। तो बेस क्या हो जाएगा, तो इसका जो बेस है ये क्या होगा, पूरा y2 में से यहाँ से यहाँ तक y2 में से अगर y1 घटा दीजिएगा तो ये तो बेस आ जाएगा, और हाइट क्या है, तो हाइट है x, क्लियर है बा। तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर है। तो y एक्सिस के साथ अगर ट्रायंगल बनेगा तो लंब x होगा, y एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा तो लंब x होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से सवाल पूछेगा, ध्यान में रखना है कि 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा, 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा x एक्सिस के साथ बने ट्रायंगल का एरिया बताना है या फिर y एक्सिस के साथ बने ट्रायंगल का एरिया बताना है। यहाँ पे 2 लाइन का इक्वेशन दिया है 5x प्लस 7y बराबर 35 और एक दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12। एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाना है तो उसका एरिया निकालना है। तो देखें यार, पहले तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, तो ऊपर 4 से गुना नीचे 5 से गुना। ऊपर 4 से अगर गुना करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 5 20x प्लस 4 7 28y बराबर 35 चौक 140। 5 से नीचे गुना करिएगा 20x प्लस 5 3 15y बराबर यहाँ पे कितना था, 12 5 60। ओके, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटा दीजिएगा ये कैंसिल हो जाए, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा। 28 में से 15 गया कितना, 13y। 140 में से 60 गया कितना, 80। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 80/13। तो y का वैल्यू आ गया। ये y क्या है, ये हाइट है, फिगर से समझ गया ना, ये हाइट है। अब सुनिए यार, y का वैल्यू जो है आगे आपको अब y बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लेना है। फर्स्ट इक्वेशन में y बराबर 0 रखने पर x का जो वैल्यू आएगा वो x1 को डिनोट करेगा और सेकेंड इक्वेशन में y बराबर 0 लेने पर जो x का वैल्यू आएगा वो x2 को डिनोट करेगा। तो मेरे भाई अगर y 0 लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, y 0 लेंगे तो ये 0 गुना 7 क्या हो जाएगा, 0। तो 5x बराबर 35, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 और x का जो वैल्यू आएगा यही क्या होगा, x1 हो जाएगा। क्लियर है बात। और सेकेंड इक्वेशन में y बराबर 0 लीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो
तो 4x बराबर 12, तो x बराबर कितना 3। सेकेंड इक्वेशन से x का जो वैल्यू आएगा ये x2 को डिनोट करेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस है x2 माइनस x1, तो 7, 3 में से 7 गया 4। कभी ट्रायंगल का लेंथ जो है निगेटिव नहीं होता, -4 मत लिख दीजिएगा, +4 ऑलवेज। इसीलिए हमने मोड वहां पे लगा दिया था कि मोड के अंदर अगर -4 रहेगा तो मोड के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, जब मोड हटता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बाहर आता है। तो ये 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है बाई एक्सिस 80/13, 2 दूना 4, 80 दूना 160/13, 160/13। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन ए में। क्लियर है बात, चलिए आगे। का 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। का ट्रेन बी की और सी की लंबाई 150 मीटर और 250 मीटर है, तो ट्रेन सी की चाल बताइए। देखें यार, कहा 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। कहा बी जो है 100 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन सी को पार कर गई। ध्यान रखिएगा, कहा बी ने सी को पार कर गया, बी ने सेम डायरेक्शन में चल रहा है और बी जो है सी को पार कर गया। तो मेरे भाई आप पीछे से आ रहे हैं और कहा सी को पार कर गई, इसका मतलब बी का चाल ज्यादा होगा, तभी तो सी को पार कर गई ना यार। अब कहा 2 मिनट में पार कर गई है, तो पार करने में लगा समय दिया है और आप सबको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। टाइम दिया 2 मिनट, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का योग 150 मीटर और 250 मीटर कितना हो गया, दोनों को ऐड करिएगा 0, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 1, 400 मीटर बट्टा में चाल। चाल सेम डायरेक्शन है तो घटेगा। कई बार लोग यहाँ पे गलती कर देता है, सी का चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है तो x माइनस 100 कर देता है। नहीं यार, यहाँ पे b जो है 100 के चाल से आ रही है और c को पार कर गई, b ने पार किया, इसका मतलब b का चाल ज्यादा होगा तभी तो c को पार किया, इसीलिए b माइनस सी यानी कि 100 माइनस x। ये है टाइम सेकंड में, ये डिस्टेंस मीटर में, चाल किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड लाइएगा 5/18 से गुना। ओके, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कहा 6 लीटर जल में 2 लीटर एल्कोहल मिलाया गया तथा दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात। देखिए यार, पहला मिक्सचर जो है कितने लीटर का हो गया ये बताइए। 6 लीटर जल है, उसमें 2 लीटर एल्कोहल मिला दिए, तो 2 लीटर एल्कोहल मिलाए, टोटल मिक्सचर कितना बन गया, 6 या 2 8। आगे सवाल में कहा 1 लीटर एल्कोहल है 9 लीटर जल है, तो 1 लीटर एल्कोहल है 9 लीटर जल है, तो टोटल मिक्सचर हो गया कितना 10। अब इसी का रेशियो बोला है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 5:2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा स्प्रिट और जल के 20 केजी मिश्रण में 10% जल है, किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर। देखिए यार, मिक्सचर में जल डालने की बात किया है, अगर जल मिलाइएगा तो स्प्रिट और वाटर का सपोज मिक्सचर है, अगर वाटर आपने मिलाया है तो स्प्रिट कांस्टेंट रहेगा, तो स्प्रिट को लेकर आगे बढ़िए। 20 केजी के मिक्सचर में कहा 10% जल है यानी कि 90% स्प्रिट रहा होगा। कहा कि उसमें कुछ जल मिलाए तो अब मिक्सचर बन गया 25 केजी, और इस 25 केजी के मिक्सचर में कहा जल का प्रतिशत कितना। हम लोग एल्कोहल स्प्रिट लेकर चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इस 25 केजी के मिक्सचर में स्प्रिट है X%। देखिए यार, 20 केजी के मिक्सचर में स्प्रिट इतना, 25 केजी के मिक्सचर में स्प्रिट इतना, स्प्रिट है अतः आपस में बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 18 पचे 90, तो x बराबर 18 चौक 72%। अगर 72% स्प्रिट है तो वाटर कितना रहा होगा, 100 में से 72 गया 28%, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था ये भी। 125 रुपए की एक राशि को UVW में इस प्रकार बांटना है, U
V और W में कहा इस प्रकार बांटना है कि U को V से 10 रुपए अधिक मिलता है, U को V से 10 अधिक, V को अगर 100 रुपए मिलता है तो U को 10 ज्यादा मिलता है। कहा V को W से 5 रुपए अधिक, V को W से 5 रुपए ज्यादा, यार V को W से 5 रुपए ज्यादा, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि W को V से 5 रुपए कम मिल रहा होगा। कहा V को W से 5 रुपए ज्यादा, V को 5 रुपए ज्यादा मिला, तो जस्ट इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि W को V से 5 रुपए कम मिला होगा। क्लियर है। एक तो तरीका है कि आप ऐसे इक्वेशन को लिख लीजिए, और एक तरीका है कि जब भी 3 आदमी का रिलेशन दिया हो तो हमेशा दाएं साइड से लिखना चालू करिए। कहा क्या कि V को W से 5 रुपए ज्यादा, तो W को अगर 100 रुपए मिला है तो V को W से 5 ज्यादा यानी x + 5 मिला होगा। कहा U को V से 10 रुपए ज्यादा, U को V से 10 ज्यादा, तो U को V से 10 ज्यादा यानी कि x प्लस कितना मिला होगा 15, और तीनों का तो पता चल गया हिस्सा, आप तीनों का योग दिया 125 कर लेंगे, तो दोनों से ये जैसे भी आप लिखना चाहे कोई दिक्कत है नहीं। देखें यार, तीनों व्यक्ति का हिस्सा मालूम है, तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा है क्या रुपया 125 रुपया। सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। देख लें यार, x 3x, 10 में से 5 गया 5 बराबर 125, 3x बराबर 5 उधर जाके घटेगा 120, तो x का वैल्यू 40। x अगर 40 है तो u का हिस्सा कितना आ गया 40 और 10 50, v का हिस्सा x यानी कितना 40, और w का हिस्सा x - 5 यानी 40 - 5 कितना 35। रेशियो को छोटा करिएगा, 5 दाहा 5 8 5 7 10 8 7, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक खिलाड़ी के 10 पारी में औसत रन 32 है, 10 पारी का औसत 32 है, तो 10 पारी का टोटल कितना 320 हो जाएगा। का अगली पारी यानी 11वीं पारी में कितना रन बनाए जिससे उसका रनों का औसत बढ़कर 6 बढ़ जाए, औसत 6 बढ़ जाए। यार 11वीं पारी में कितना बनाए ताकि उसका औसत 6 बढ़ जाए, कहने का मतलब है कि 11 पारी का जो टोटल औसत है वो हो कितना जाता है 10 पारी तक का एवरेज था 32, 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिसके कारण ओवरऑल एवरेज में 6 वृद्धि हो गया, यानी कि 11 पारी का औसत जो है 32 6 कितना हो गया 38 हो गया। तो यार ये 11 मैच के टोटल रन में से अगर 10 मैच का टोटल रन घटा दीजिएगा तो क्या 11वीं पारी का रन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखें का 1/5 के पावर दिया है आपको 3 बराबर 0.008 है, तो यार डेसिमल अगर हटाइएगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा 1 पर 3 0। अब इसको काटिएगा तो 8 से 1 बार, 8 दूना 16 8 5 40, 1/125, 1/125 यानी 1/5 के पावर 3 है। अब मेरे भाई बराबर के दोनों साइड का बेस समान है, पावर भी समान होगा। 3 बाई बराबर कितना 3 है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 1, बाई का वैल्यू 1 है तो 0.25 के पावर बाई, तो बाई के जगह अगर 1 रखिएगा 0.25 के पावर 1 यानी कि कितना वैल्यू 0.25, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 2 बाल्टियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी है। एक छोटी बाल्टी है सी फॉर छोटा, बी फॉर बड़ा। का छोटी वाली बाल्टी बड़ी वाली बाल्टी का केवल 3/5वां हिस्सा रख सकती है। 3/5 कहने का मतलब हुआ कि बड़ी बाल्टी का कैपेसिटी है 5 यूनिट वाटर रखने का, तो छोटी वाली बाल्टी का कैपेसिटी है 3 यूनिट वाटर रखने का। क्लियर है ना बात। बड़ा वाला बाल्टी का धारिता 5 यूनिट है, यानी कि बड़ा वाला बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है और छोटा वाला बाल्टी में पानी 3 लीटर आता है। अब सवाल में कहा यदि एक तालाब भरने के लिए 6000 बड़ी क्षमता की बाल्टियों की आवश्यकता होती है। देखें यार, एक तालाब है जिसको भरने के लिए बड़ी बाल्टी कितना 6000 बड़ी बाल्टी का आवश्यकता होता है। सुनिए बाबू, एक बड़ा बाल्टी में कै लीटर पानी आएगा 5 लीटर। आपने 6000 बाल्टी से एक तालाब को भरा है, एक बाल्टी अगर डाले होइएगा तो 5 लीटर पानी,
6000 बाल्टी डाले, यानी कि टोटल इतना पानी उस तालाब में आपने डाल दिए। यानी ये तालाब का कैपेसिटी हो गया कि तालाब में टोटल इतना पानी भरना है आपको। सवाल कहा कि तालाब को भरने के लिए कितनी छोटी क्षमता वाली बाल्टियां चाहिए। देखें यार, छोटी क्षमता वाली बाल्टी बोला तो छोटी बाल्टी में आएगा क्या लीटर पानी, 3 लीटर पानी। तो एक बार अगर डालिएगा तो 3 लीटर पानी, तो टोटल इतना पानी डालने के लिए कितने बाल्टी का प्रयोग करना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि 5 दूना 10,000 बाल्टी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से इस सवाल को समझिए यार, ये दोनों बाल्टी के धारिता में तो कोई दिक्कत है नहीं कि बड़ा वाला बाल्टी का धारिता है 5 यूनिट, यानी बड़ा वाला बाल्टी में 5 लीटर पानी अटेगा और छोटा वाला बाल्टी में 3 लीटर पानी अटेगा। क्लियर है। कहा तालाब भरने के लिए 6000 बड़ी क्षमता की बाल्टियों की आवश्यकता होती है। एक तालाब है जिसको आप भरना चालू किए, 6000 बड़ा वाला बाल्टी से 6000 बाल्टी आपने उसमें पानी डाला, तो आप बताएं यार, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, 6000 बाल्टी आपने डाल दिया उसमें, 6000 बाल्टी डाल दिया यानी कितना पानी उसमें आ गया तालाब में, 3000 ना यार 30,000, सॉरी कितना पानी है 30,000। तो ये तालाब का कैपेसिटी है कि तालाब में टोटल पानी कितना अटेगा, 30,000 पानी, ये तालाब का कैपेसिटी है। अब कहा उसी तालाब को भरने के लिए यानी कि 30,000 पानी डालने के लिए छोटी क्षमता वाली कितनी बाल्टी चाहिए। तो एक छोटी क्षमता वाली बाल्टी में कितना पानी आएगा, 3 लीटर। 3000 लीटर पानी डालने के लिए क्या बाल्टी का जरूरत होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 10,000 बाल्टी। क्लियर है ना बात। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं। यार गर्ल्स हैं, 2/3 भाग गर्ल्स हैं, तो बचे हुए शेष बॉयज होंगे कितना, 1/3। आगे सवाल का 1/2 भाग लड़की विवाहित है। टोटल जितने गर्ल्स हैं का उसमें से 1/2 भाग विवाहित है, यानी इतने गर्ल्स विवाहित हैं। आगे का 1/3 विवाहित लड़कियां छात्रावास में रहती है। जितने गर्ल्स विवाहित है ना उनमें से 1/3 भाग लड़की जो है छात्रावास में रहती है, तो टोटल इतनी गर्ल्स है जो छात्रावास में रहती है। अब आगे का यदि 3/4 लड़के विवाहित हैं, टोटल 1/3 भाग लड़के हैं और जितने लड़के हैं का उसमें से 3/4 भाग लड़के विवाहित हैं, और कहा कि 2/3 भाग विवाहित लड़के जो हैं वो छात्रावास में रहते हैं। तो इतने लड़के विवाहित हैं और जितने विवाहित हैं उनका 2/3 भाग, यानी इतने लड़के छात्रावास में रहता है। यार इतना गर्ल्स है जो छात्रावास में रहती है और इतना बॉयज है जो छात्रावास में रहता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल इतने विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। तो इनको ऐड करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो ये 1/9 प्लस 1/6, 9 6 का एलसीएम कितना 18, 9 दूना 6 तिरिक, यानी 5/18 भाग लोग छात्रावास में रहते हैं। तो कहा कि जो छात्रावास में नहीं रहते उसका संख्या, तो यार 5/18 भाग छात्रावास में रहते हैं, तो शेष कितना भाग नहीं रहते होंगे, 13/18 भाग छात्रावास में नहीं रहते होंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का x संख्याओं का औसत बाई स्क्वायर है, तो एक संख्या का योग क्या होगा, औसत गुना संख्या इतना। बाई संख्या का औसत x स्क्वायर है, तो योग कितना, बाई गुना x स्क्वायर। ये x संख्या का योग इतना, ये बाई संख्या का योग इतना, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल x प्लस बाई संख्या का योग हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये x संख्या का औसत बाई स्क्वायर, तो x संख्या का योग इतना, बाई संख्या का औसत x स्क्वायर, तो बाई संख्या का योग इतना, तो x और बाई टोटल x प्लस बाई संख्या का योग इतना, तो x प्लस बाई संख्या का औसत कितना, x प्लस बाई से डिवाइड कर दीजिए। यार x बाई कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा बाई प्लस x, और बट्टा में x प्लस बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी x बाई। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार 3 ग्रुप दिया का इनका HCF निकालना है। ऐसा सवाल पहले भी हम लोगों ने किया है। HCF क्या होता है, जब भी पावर वाले व्यंजक का HCF निकालना हो तो HCF होता है कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर। कॉमन कहने का मतलब जो तीनों ग्रुपों में है वो बेस लिखिए और उसका मिनिमम पावर। तो यार देखें 5 हर जगह है क्या, यस 5 तीनों ग्रुप में है, तो 5 गुना
4 हर जगह है क्या? यस, 4 तीनों जगह है, तो 4, और 3 तो 2 ही जगह है, तो 3 से तो कोई मतलब है नहीं। अब 5 के मिनिमम पावर ढूंढिए। यहाँ 5 का पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 5 के पावर 1। 4 का मिनिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो मिनिमम पावर कितना हो गया? 3। तो 5 गुना 4 का क्यूब 64, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 32, 320। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4-10 घंटे में भरेगा, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली करेगा। ए पूरा टैंक 4 घंटे में भरेगा, बी 10 घंटे में और सी पूरा 6 घंटे में खाली कर देगा। 4 10 6 का एलसीएम 60, 4 से 15 चौक 60, भरने वाला के एफिशिएंसी को प्लस से, 10 छक 60 भरने वाला है प्लस से, 12 25 60 खाली करने वाला है माइनस से। अब आगे सवाल में कहा कि यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरे होने पर, देखें यार टंकी का 3/5 भाग पहले ही से भरा है। कहा कि सभी नलों को टंकी का 3/5 भाग भरे होने पर एक साथ खोला गया। 3/5 भाग पहले ही से भराया, तो टोटल 60 यूनिट कैपेसिटी है टैंक का। 3/5 भाग, तो 5 से 12 25 60, 12 तिया 36 लीटर भरा है। 36 लीटर क्या है? भरा है। तो यार शेष भरना है कितना? शेष भरना है कितना मेरे भाई? टोटल 60 लीटर का टैंक है, 36 लीटर भरा हुआ है, तो शेष भरना है 24 लीटर। अब का इस शेष भाग को भरने के लिए तीनों नलों को ओपन किए तो टैंक कितने समय में भरेगा? अगर तीनों को ओपन किए तो ये 15 6 21 भरेगा और ये 12 खाली करेगा। 12 है ना यार, 10 होगा यहाँ पे। यही सब चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा यार, कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक होता है। 15 6 21 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, 21 भरेगा 10 खाली करेगा, यानी हर घंटे टैंक में पानी जाएगा कितना? 11 यूनिट। हर घंटे टैंक में पानी जाएगा 11 यूनिट और भरना है क्या यूनिट? 24 यूनिट। तो 1 घंटा में 11 यूनिट, 24 यूनिट का घंटा में 24/11 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा समचतुर्भुज का एरिया 216 वर्ग मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। देखिए यार ये समचतुर्भुज है, ओके ना। अब का इसके एरिया दिया और एक विकर्ण का लंबाई दिया है, तो आपको पता है समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण मान लेते हैं D2 और एरिया है कितना? 216। 2 से 12 दूना 24, 12 से काटिएगा 12 एकम 12, 12 8 है 96, तो सेकेंड वाला विकर्ण का लंबाई आ गया 18 यूनिट। क्लियर है बा? अब रुक जाए यार, देखें आपको पता है समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जिसमें एक बड़ा एक छोटा। ये वाला बड़ा विकर्ण होता है और ये वाला छोटा विकर्ण होता है। और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पर। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। तो मान लीजिए यार ये पूरा बड़ा वाला विकर्ण का लंबाई दिया है 24 और ये विकर्ण समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। पूरा 24 है तो ये कितना? 12। सेकेंड विकर्ण का लंबाई है 18, तो ये जो पॉइंट है ये समद्विभाजित करेगा, तो पूरा 18 है, तो ये वाला कितना होगा? 9। अब यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने ये तो कर्ण होगा यार, ये लंब 12 आधार 9, तो कर्ण कितना होता है? पाइथागोरस से निकाल लीजिए, पाइथागोरस से निकाल लीजिए, नहीं तो ट्रिपलेट पता होगा ही आप लोगों को। 9 12 तो ये कितना? 15, तो ये आ गया 15। आपसे बोला प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर 15 15 15। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा समानांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। देखिए 10th पद निकालना आप लोगों को पता है। जैसे हम बोले 6th टर्म क्या होगा? 6th टर्म होगा क्या? तो a + 5d। हम बोले 9th टर्म क्या होगा? तो a + 8d। बोले 10th टर्म क्या होगा? तो 10th टर्म होगा a + 9d। क्लियर है ना बात? अब बोला यार देखें ए पहला टर्म कितना है मेरे भाई? √2। पहला टर्म है √2 + 9 गुना डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि 2 पदों के बीच का डिफरेंस। तो ये सीरीज कितना से जुड़ कर आगे बढ़ रहा है? 2√2 से जुड़कर आगे बढ़ रहा है। इसमें 2√2 जोड़िएगा तो 5√2 आएगा, इसमें 2√2 जोड़िएगा तो 7√2 आएगा, यानी कि डिफरेंस है कितने का? 2√2 का।
तो √2 प्लस 9 दूना 18 √2, 18 1 19 √2, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कहा दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट लेट हो जाती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय यानी ओरिजिनल टाइम आपसे पूछा है। देखें यार स्पीड जो है कहा है ये दुर्घटना होने के बाद इस रेलगाड़ी का स्पीड जो है अपने स्पीड के 4/5 स्पीड से चलती है, 4/5 स्पीड से चलती है। कहने का मतलब इसका ओरिजिनल स्पीड था 5 यूनिट, पर दुर्घटना के बाद ये चल रही है कितना से 4 से। और आपको तो पता है कि सर जी अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 4/5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि पहले उसको टाइम लगता था 4 यूनिट, बट्टा वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होता है। पहले टाइम लगता था 4 यूनिट, अब समय लग रहा है 5 यूनिट। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 1 यूनिट, पर एक्चुअल में टाइम कितना लेट हो गया 30 मिनट। 1 यूनिट 30 मिनट तो का ओरिजिनल समय यानी 4 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट 30 है तो 4 यूनिट कितना 120, ऑप्शन ए। देखिए का पी का वर्तमान आयु 15 साल है, क्यू 6 वर्ष बाद 26 का होगा। तो यार 6 साल के बाद 26 का होगा तो प्रेजेंट में कितने का होगा 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा, तो प्रेजेंट में तो 6 साल छोटा ही होगा ना यार, 20 साल का होगा। का दोनों के वर्तमान आयु का रेशियो तो 5 × 15 5 × 20 3:4। देखिए 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष के दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, राशि निकालना है। देखें यार 3 वर्ष के केस में CI और SI का जो डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा, P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। अब आपको रेट पता है ही, टाइम पता है ही, तो टाइम तो पता ही है, डिफरेंस दिया ही है, मूलधन निकालना है तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए का 160, ये रुपया है मेरे भाई, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% हानि होती है। का 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचना ये बोला। तो देखें यार आप सभी को पता है कि सर जी जब भी एक वस्तु का रेट निकालते हैं तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे लिखते हैं। जब भी एक वस्तु का रेट और क्वांटिटी अगर मिक्स करके देना और एक वस्तु का अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो रुपया ऑलवेज ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे। का 160 रुपए में 90 टॉफी बेचा, 160 रुपए में 90 तो एक टॉफी कितना में बेचा होगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ये मेरे भाई आ गया एक टॉफी का विक्रय मूल्य। क्लियर है बात का। 20% हानि हुआ, 20% हानि हुआ तो बेचा होगा कै परसेंट में 80% में, तो ये भी है विक्रय मूल्य। ये परसेंट में विक्रय मूल्य, ये रुपया में विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है अतः आपस में बराबर। अब का 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचनी होगी। यार आप बताएं 20% अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना होगा, 120% में बेचना होगा। तो 160/90 80 में आ जाएगा, गुना 120। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 × 12 4 दूना 8, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 8 16, 3 × 9, तो ये आ गया 8/3। अभी हमने बोला कि रुपया हमेशा ऊपर होता है और वस्तु हमेशा नीचे होता है, तो इसको क्या रीड करेंगे 8 रुपया में 3 वस्तु, 8 रुपया में 3 वस्तु। बोला 96 रुपया में कै वस्तु, तो मेरे भाई 8 का कै गुना है 12 गुना है, 8 का 12 गुना है, तो यहाँ 3 का 12 गुना कै वस्तु हो जाएगा 36 वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार का एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यार पूरे आबादी को जो है, पूरे जनसंख्या को
पुरुष और महिला के आधार पर 2 भागों में बांट दिया है, 2 ग्रुप में बांट दिया और कहा टोटल जनसंख्या जो है अब ना 8680 हो जाता है तो महिलाओं का संख्या। तो यार जब भी 2 ग्रुप का चर्चा करे और एक बात अगर कॉमन करे ना तो आप एलिगेशन लगा लीजिए। जनरल तरीके से भी यहाँ सवाल आप कर सकते हैं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एलिगेशन लगा लीजिए का मेल के संख्या में 8% वृद्धि हुआ और फीमेल के संख्या में 12% वृद्धि हुआ। का कुल जनसंख्या जो है ये 8680 हो जाता है। आप बताएं टोटल जनसंख्या था 8680 हो गया, यानी कि टोटल जनसंख्या बढ़ा कितना, 680 बढ़ गया कितना से, 8000 से। तो 680 का वृद्धि हुआ 8000 पे, परसेंट में कितना, तो 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 4 से 1 4 7 28, 17/2%। ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ा ये 17/2% बढ़ा। अब देखें यार आप यहाँ पे बट्टा में फ्रैक्शन बन गया तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप करें क्या, इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हर जगह 2 से गुना कर लेते हैं। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। 17/2 में से 8% घटाइए, फिर 12 में से 17/2 को घटा लीजिए, कैलकुलेशन हो ही जाएगा। पर यार फ्रैक्शन में तो कैलकुलेशन मुश्किल होएगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट्टा में कितना, यहाँ 2 है, बट्टा में 2 है तो 2 से हर जगह गुना करिए, तो 2 से गुना करिएगा, ये 16, 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 17%। क्लियर है बा। 17 में से 16 गया 1, 24 में से 17 गया 7, यानी कि शहर में मेल का संख्या है 7 यूनिट, फीमेल का संख्या है 8 यूनिट। तो टोटल जनसंख्या हो गया कितना, सॉरी मेल है 7 फीमेल है 1, तो टोटल जनसंख्या 8, पर एक्चुअल में दिया है कितना 8000। 8 यूनिट 8000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, 1 यूनिट 1000 है महिलाओं का संख्या, तो 1 का वैल्यू 1000। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर, एक है खरीद का, खरीद पर 25% खर्च होता है। कर्मचारियों के वेतन पर जो है 25% खर्च होता है। कहा रख रखाव पर 50%। 3 मदों पर होने वाले खर्च का वैल्यू दिया है। का खरीद पर 25% खर्च हुआ, वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50% खर्च हुआ। का यदि व्यवसाय जो है ये 2 लाख रुपए कुल वेतन चुकाता है, यहाँ पे कई बच्चे गलती भी कर जाते हैं। देखें यार का कुल वेतन कितना चुकाता है, 2 लाख रुपया, कुल वेतन 2 लाख रुपए चुकाता है। आप परसेंट में ढूंढिए यार, परसेंट में कितना वेतन चुकाता है। तो कहा यहाँ कर्मचारी का वेतन है, कितना परसेंट देता है वेतन, 25%, यानी कि मेरे भाई ये 25% का वैल्यू इसने दिया है 2 लाख रुपए। 25% का वैल्यू 2 लाख। तो कहा रख रखाव पर कितना खर्च किया, तो ढूंढिए रख रखाव पे कितना खर्च किया। रख रखाव पे 50%, 25% का वैल्यू 2 लाख, तो 50% 2 गुना है, तो यहाँ 2 गुना कितना 4 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा के एक कार जो है 4.5 लाख में खरीदता है। ओके, कहा कि सामग्री पर 1.25 लाख खर्च करता है। कार को 20% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य, यार देखें एक 4.5 लाख में खरीदा, इतना कार के रख सामग्री पे खर्च किया, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया कितना। आप सभी को पता ही होगा, खरीदने के अलावे उसको लाने, ले जाने या फिर बनवाने या रख रखाव में जो भी एक्स्ट्रा खर्च करेगा सबको जोड़कर क्रय मूल्य होता है। तो 4.5 लाख में खरीदा है और उसके रख सामग्री पर खर्च किया 1.25, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया 5.75। ये क्रय मूल्य हो गया का 20% हानि पर बेच दिया, यानी 80/100 में बेच दिया। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल ही कैलकुलेशन है। देखिए आगे का पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी क्यू 70% काम करता है, पी और क्यू दोनों मिलकर 70% काम फिनिश किया। क्यू और आर जो है ये दोनों मिलकर 50% काम को फिनिश किया। यार इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़िएगा तो P प्लस क्यू, क्यू को 2 बार मत जोड़ दीजिएगा, 2Q मत लिख दीजिएगा, काम खराब हो जाएगा। P Q R और Q को अलग से लिख लेते हैं। 70 और 50 कितना 120%। यार परसेंट के रूप में डाटा दिया, आप बताए P Q R तीनों मिलकर पूरा काम करेगा, यानी क्या परसेंट 100%, कितना 100%।
तो Q का एफिशिएंसी यानी Q कितना काम किया, तो 100% उधर जाके घटेगा, Q 20% काम किया। P प्लस Q 70 है, Q 20 है, तो P कितना 20 उधर जाके घटेगा 50। R कितना, तो यार Q 20 करता है काम, 20 उधर जाके घटेगा, तो R कितना काम किया है 30%। यार सभी ने मिलकर काम फिनिश किया, यानी सबने इक्वल टाइम तक ही काम किया होगा, और इक्वल टाइम में ही का P 50% काम किया है, उतने ही समय में R 30% और उतने ही टाइम में Q 20% काम किया। का सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, तो यार जिस वर्कर का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, यानी जो वर्कर ज्यादा काम किया होगा, इसका मतलब है कि उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, और एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो वो काम को पहले ही समाप्त कर देगा। तो P 50% काम किया, यानी कि P का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, और P का एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो P काम को पहले समाप्त कर देगा। तो सवाल में कहा पहले काम को कौन करेगा, P करेगा। देखिए कहा A B C अकेले काम 8 9 12 दिन में करेगा, A 8 दिन में, B 9 दिन में और C 12 दिन में। 8 9 12 का एलसीएम 72, 8 9 9 8 12 6 का C अकेले काम करना शुरू किया और एक दिन बाद B जुड़ा। देखिए यार लाइन से समझिए, यहाँ पे C काम करना शुरू किया अकेले, का एक दिन बाद B जुड़ा, यानी C ने एक दिन तक तो अकेले काम किया, उसके बाद B आ गया, तो यहाँ के बाद काम करना शुरू कौन कर देगा, C और B दोनों मिलकर काम करेगा। और कहा है शुरू होने के 3 दिन बाद A आया। आप बताएं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद A आ गया, शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी अब जो है C B और A काम करेगा। यहाँ से C B A काम किया, तो यार A अगर काम शुरू होने के 3 दिन बाद आया तो एक दिन तक तो C ने अकेले काम किया था, और C और B 2 दिन तक काम किया होगा, तब ना A का 3 दिन बाद A आया होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है यार। अब C एक दिन काम किया, तो C एक दिन में कितना काम किया है, 6 काम। क्लियर है बात। C और B 2 दिन तक काम किया, C और B दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम, एक दिन में 14 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 28 काम। आप बताएं टोटल कितने काम हो गया, 28 और 6 34 काम हो गया। टोटल 72 काम करना था, 34 काम हो गया, तो शेष बच रहा है कै काम, 38 काम शेष बचा, यानी कि यहाँ से C B और A तीनों ने मिलकर 38 काम किया होगा। तीनों मिलकर एक दिन में 9 8 17 6 23, एक दिन में 23 काम, तो 38 काम कै दिन में, 23 से भाग दे दीजिएगा तो 1.15/23 दिन में कर दिया होगा। का टोटल कितना समय लगा, तो यार एक दिन तो C अकेले रहा, एक दिन C अकेला, 2 दिन C और B, और तीनों मिलकर इतने दिन तक साथ में काम किया, तो 1 का 2 3 1 4.15/23 दिन। ऑप्शन नंबर C। ज्यादा इसमें समझाने का तो कुछ था ही नहीं। देखिए का 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया, X उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना Y के निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% ब्याज मिलता है। यार आप बताएं, X रुपया पर 9% के दर से 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 9 पचे 45%, और कहा Y रुपये पर 7.5% के दर से 4 साल का ब्याज, तो मेरे भाई 1 साल में 7.5%, तो 2 साल में 15, 2 साल में 15, तो 4 साल में कितना, 15 दूना 30% ब्याज मिलेगा। और ये दोनों ब्याज जो है आपस में बराबर है, 15 तिया 45, 15 दूना 30। X बट्टा Y बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 यानी कि 2:3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा के दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। यार धारा के विपरीत 5 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत चाल क्या होता है, घटेगा, बोट माइनस वाटर, और का धारा के विपरीत जो है ये 4 किलोमीटर 5 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि 0.48 का धारा के दिशा में 5 घंटे में 16 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में चाल जुटता है, और आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय, 16/5 यानी 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3.2।
का धारा की गति यानी वाटर का वैल्यू निकालना है। वाटर यानी छोटा वाला का वैल्यू निकालना है। छोटा वाला का वैल्यू निकालिएगा तो घटाकर 2 से भागा, 32.2 में से 0.8 घटेगा, कितना बचेगा 4 यानी 2.4, 2 से भाग दीजिएगा तो 1.2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखें का 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से का एक टावर जिसका ऊंचाई 47 मीटर है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक 7 मीटर ऊंचा टावर है, ये टावर है 7 मीटर ऊंचा, सॉरी प्लेटफॉर्म है 7 मीटर ऊंचा, और कहा कि एक टावर है, ये सपोज टावर है जिसका हाइट है 47 मीटर। सवाल कहा कि ये प्लेटफॉर्म के शीर्ष से जो है, यहाँ से प्लेटफॉर्म से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखना था, आपका आंख है सपोज यहाँ, जनरली देखना है स्ट्रेट, ऐसे देखना होता है, पर आपने टावर के शीर्ष को देखा तो ये जो उन्नयन कोण बना ये कितना डिग्री बन गया 30 डिग्री। तो कहा टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर है, यानी टावर और प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे भाई इस वाला ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना यार, इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में tan 30 क्या होता है 1/√3, यानी लंब है 1, आधार है √3। क्लियर है ना बात यार। टोटल हाइट अगर 47 है, टोटल हाइट 47 है, ये वाला 7 है, तो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 40, यानी एक यूनिट का वैल्यू है 40 मीटर। तो कहा टावर और प्लेटफॉर्म के बीच का दूरी, ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस है कितना √3 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू 40, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना 40 √3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर स्पीड ज्यादा रहता होगा तो आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा सा हम कम कर देंगे। और ऐसे भी यार वीडियो है तो अगर एक बार में ना पल्ले पड़े तो उसको फिर से पीछे बैक करके देख लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि थोड़ा आराम आराम से कराने की इतना सही है कि नहीं। ऐसे जहाँ पे अच्छा सवाल होता है वहां पे तो हम लोग टाइम लगाते ही है। थैंक यू यार, धन्यवाद, आज के लिए तक, थैंक यू।